गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ लिया था सारी चीज़ हिस्टामिन के बारे में। हिस्टामिन H1, H2, H3 रिसेप्टर के बारे में पढ़ लिया था, उसका एंटागोनिस्ट भी देख लिए थे। तो हमने H2 एंटागोनिस्ट देख रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था, H2 एंटागोनिस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कम कर दे रहा था। अब हमें वही काम इससे भी करना है, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से। अब इसकी मैकेनिज्म अलग है, टोटली डिफरेंट है। पहले हमें जानना होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसी में आपका ओमेप्राजोल आता है, पेंटोप्राजोल आता है, रैबिप्राजोल आता है, जो कि बहुत रेगुलर वे में यूज होने वाली मेडिसिन हैं ये सब। तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये यहाँ पर X होता है, ये चेंजेबल होगा, ये चेंज होगा, R1 चेंज होगा, और जहाँ भी ऐसा है जैसे R2 चेंज होगा, R3 चेंज होगा एंड R4 चेंज होगा। तो यहाँ पर ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है और ये इमिडाजोल है और एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ X है, यानी हेट्रोबेंजीन रिंग है, ये इतना। और बीच में आ जाता है SOCH2, इसको ऐसे याद कर लेंगे, SOCH2 पायरिडीन रिंग, SOCH2 इमिडाजोल एंड बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव X। तो हमारा जो चेंजेबल है R1 है, R2 है, R3 है एंड R4 है। इसी को हम चेंज कर अलग अलग टाइप की मेडिसिन बना सकते हैं, जिसमें ओमेप्राजोल है, रैबिप्राजोल है एंड पेंटोप्राजोल है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, XCH रहेगा। यहाँ पर अगर XCH है, R1 OCH3 है यानी मिथॉक्सी ग्रुप है, और R2 मिथाइल ग्रुप है, R3 भी मिथाइल ग्रुप है एंड R4 भी मिथाइल ग्रुप है। उस केस में क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बनाएगा ओमेप्राजोल बनाएगा। अगर XCH है लेकिन यहाँ पर R1H है, R1H है, यहाँ पर R1 क्या था, OCH3 था, मिथॉक्सी था, यहाँ पर R1H है और R2 CH3 है और R3 CH2 का होल थ्राइज OCH3 है, CH2 का होल थ्राइज OCH3 है और R4H है। तो उस कंडीशन में रैबिप्राजोल बनेगा। ये चीजें आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी कि ये इसका रिप्लेसमेंट किससे किया जाए, R1 का रिप्लेसमेंट किससे किया जाए, R2 का रिप्लेसमेंट किससे किया जाए, R3 का एंड R4 का, एंड क्रमशः इस तरीके से हम याद कर लेंगे, तब वो चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। X अगर CH आता है, R1 OCH2 आता है, R2 OCH3 आता है और R3 CH3 एंड R4H आता है, तो उस कंडीशन में पेंटोप्राजोल बन जाएगा। ये तो रहा सिंपली कि इसका सार क्या होता है और क्या क्या हम उसमें चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमने 3 ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है। तो इस चीज़ को आप देख लेंगे बढ़िया से, वो रिप्लेसमेंट करके कि कौन कौन से कंपाउंड बन रहे हैं। अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लें। तो मैकेनिज्म जिस तरह इसके उसमें लिखा हुआ गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसका मतलब जो प्रोटॉन पंप होता है, प्रोटॉन पंप, उसी को इनहिबिट हमें करना है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। तो हम एक बार रिवीजन के तौर पे हम कर लें। जब हम एसिटाइल यानी कोलिनर्जिक की बात करें, एसिटाइल कोलिन मस्कैरिनिक रिसेप्टर 3 टाइप वाला मस्कैरिनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो ये बनाता है सेकेंड केमिकल मैसेंजर IP3 एंड कैल्शियम। IP3 बनाता है और कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और जब गैस्ट्रिन कोलेसिस्टोकाइनिन CCK2 रिसेप्टर से बाइंड करता है, तो इस कंडीशन में भी IP3 और कैल्शियम बनता है। और बनता क्या है, मेन चीज है प्रोटीन काइनेज। ये है प्रोटीन काइनेज, मेन जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन काइनेज बनता है। अब उसी तरह हिस्टामिन H2 रिसेप्टर, क्योंकि हमें पता है कि H2 रिसेप्टर से ही गैस्ट्रिक एसिड बनता है, H2 रिसेप्टर से ही गैस्ट्रिक एसिड बनता है, HCl का फॉर्मेशन होता है। तो H2 रिसेप्टर से जब इस हिस्टामिन बाइंड करता है, तो क्या होता है कि ATP साइक्लिक AMP में कन्वर्ट होता है। ये हम सब पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। और एडिनाइल साइक्लेज की मदद से साइक्लिक AMP में कन्वर्ट होता है, और इसका भी एम होता है कि प्रोटीन काइनेज को बनाना। अब कुल मिला के यहाँ पे प्रोटीन काइनेज बन रहा है, और सारे केसेस में जितना भी केसेस है, गैस्ट्रिन का, हिस्टामिन का, एसिटाइल कोलिन का, सारे केसेस में प्रोटीन काइनेज बन रहा है। इसका मतलब प्रोटीन काइनेज कुछ तो है। और प्रोटीन काइनेज क्या करता है, यही एसिड के सिक्रीशन में हेल्प करता है, यही
पेराइटल सेल से गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन में हेल्प करता है। अब क्या होगा, अब अगली जो प्रोसेस होती है प्रोटीन काइनेज के बाद, प्रोटीन काइनेज के बाद क्या होता है कि यहां से एसिड सिक्रेशन हो रहा है। अब जब एसिड यहां पे बनेगा HCl जब बनेगा तो HCl टूटेगा H+ और Cl- में, और जो H+ है ये पोटेशियम से, इधर को हाइड्रोजन आ रहा है तो इधर से पोटेशियम जा रहा है। हाइड्रोजन और पोटेशियम एक दूसरे के इनवर्स चलते रहते हैं, यानी एक्सचेंज होते हैं हाइड्रोजन एंड पोटेशियम, और यही एक्सचेंज की वह प्रक्रिया है जिसके थ्रू अगर ये एक्सचेंज ना हो तो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोटीन काइनेज बनने के बाद भी एसिड का सिक्रेशन नहीं होगा अगर ये एक्सचेंज ना हो हाइड्रोजन पोटेशियम से। यानी हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज वह एंजाइम है जो कि हाइड्रोजन एंड पोटेशियम का एक्सचेंजेबल करता है, यानी एक्सचेंज करता है तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब हम क्या कर दें कि चलिए ठीक है, प्रोटीन काइनेज तक तो बन गया, ये सारी चीजें यहां तक के बन गई, लेकिन आगे का जो स्टेप है यानी हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज जो कि हाइड्रोजन और पोटेशियम का एक्सचेंज करवाता है और जिससे कि एसिड का फॉर्मेशन होता है, हम उसी को ब्लॉक कर दें। हम हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज को ब्लॉक कर दें, और जब हम ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा कि जो एसिड का फॉर्मेशन है वो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। यही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का काम है। यानी हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इनहिबिट द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज एंजाइम। बस यही एक मेन चीज है, लेकिन ये आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सारे जो हैं एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, गैस्ट्रिन, ये सब एसिड का सिक्रेशन करवाते हैं बाय द प्रोटीन काइनेज, और आगे की प्रक्रिया होती है। हमें यहाँ पर काम करके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से हमें एसिड के सिक्रेशन को रोक देना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।